हेलो एवरीवन। आज हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से भारतीय इतिहास को कवर करेंगे और ये एनसीईआरटी है। 6 to 12 की एनसीईआरटी को इस बुक में कवर किया गया है। दृष्टि पब्लिकेशन की बुक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, चाहे कोचिंग की बात करें, चाहे इनकी बुक्स की बात करें। बुक्स में आपके प्रीलिम्स टेक्स्ट सीरीज़ हो गया, चाहे एनसीईआरटी हो गई, चाहे क्विक बुक हो गया, ये इनकी सारी ही चीज़ें हमेशा से ही बेस्ट साबित होते हैं यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, सीडीएस, एनडीए, काफ, इन सब सारे एग्जामिनेशन के लिए। तो ये 6 to 12 एनसीईआरटी की बुक है। 6 to 12 में क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11 की नई एनसीईआरटी को छोड़ करके, पुरानी एनसीईआरटी को लिया गया है इसमें, नई एनसीईआरटी को छोड़ करके क्लास 11 की, और क्लास 9 और 10 की नई और पुरानी दोनों ही एनसीईआरटी को छोड़ करके, क्योंकि ये तीनों वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड होता है और वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कुछ खास रोल नहीं होता है, तो इसीलिए ये तीनों नहीं लिया गया है। बाकी 6 to 12 की एनसीईआरटी को इसमें कवर किया गया है। तो अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, चाहे स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, तो आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक तो पढ़ाई होगा ज़रूर से। तो उसके पढ़ने के बाद ये आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छी किताब है और ये बुक बहुत सारे लोगों के पास होगा भी। जिनके पास नहीं है उनके लिए ये वीडियो के माध्यम से वो तैयार कर सकते हैं इस बुक को। तो आज हम लोग सबसे पहले भारतीय इतिहास को शुरू करेंगे और जैसा कि मैंने बताया कि 6 to 12 की नई और पुरानी दोनों ही एनसीईआरटी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन है। इसके साथ ही इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। लेकिन मैं ये आपसे नहीं कहूँगी कि आप एनसीईआरटी की बुक मत पढ़िए। 6 to 12 आपको ज़रूर से पढ़ना है। अब आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आपको कहें कि पूरी तरह से इस पर निर्भर हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बुक पढ़नी है, उसके बाद यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए इस बुक का पूरा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। क्लास 6 में आपके एंशिएंट हिस्ट्री है, हमारे अतीत का भाग फर्स्ट है। इसके बाद ये पुरानी एनसीईआरटी में प्राचीन भारत है, इसमें ये सारे चैप्टर हैं। तो हमारे अतीत का जो पहला भाग है इसमें ये टोटल 12 चैप्टर है, जिसमें कि इस वीडियो में हम इन 6 चैप्टर को कवर करेंगे। उसके बाद बचे हुए जो 6 चैप्टर है वो अगले वीडियो में आएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कवर करेंगे। चीज़ें एक बार में उतनी ही लेनी चाहिए जितनी कि एक बार में कंटिन्यू दिमाग में चली जाए। ऐसा नहीं कि बोर हो जाए, दिमाग कहीं और है और क्वेश्चन दिमाग में जा नहीं रहा है, बस वीडियो चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सिर्फ उतनी ही चीज़ें मैं कवर करूँगी जो एक बार में जो चीज़ें कवर हो सके सभी सभी के लिए। जैसा मैं खुद पे हमेशा रख के सोचती हूँ कि मैं कितने क्वेश्चन को एक समय में, एक बार में, इतने घंटे में कवर कर पा रही हूँ, उसी हिसाब से मैं हमेशा वीडियोस लाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो ये पुरानी एनसीईआरटी का है प्राचीन भारत, जिसमें 9 चैप्टर हैं। इसके बाद ये क्लास 7 की है, हमारे अतीत भाग द्वितीय, जिसमें 10 चैप्टर है इसमें भी। हाँ, और पुरानी एनसीईआरटी ये है जिसमें मध्यकालीन भारत है। और इसके बाद ये क्लास 8 है, जिसमें कि हमारा अतीत का तृतीय भाग है, भाग 1 और भाग 2 का सम्मिश्रण, जिसमें आपको इतने सारे चैप्टर ये मिल रहे हैं। 12 चैप्टर है स्वतंत्रता के बाद। उसके बाद पुरानी एनसीईआरटी में ये आधुनिक भारत है, ठीक है, जो कि पुरानी एनसीईआरटी का है। जो भी इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, बस उतना ही इसमें कवर किया गया है जो पढ़ना है एग्जैक्ट। अब जैसे कि मैंने बताया कि क्लास 9th और 10th को नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, और क्लास 11th में आपको नई वाली एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। तो ये पुरानी एनसीईआरटी है क्लास 11 की, जो कि राम शरद शर्मा की बुक से ली गई है, और इसके साथ ही राम शरद शर्मा की को भी शामिल किया गया है और विपिन चंद्रा की बुक को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये सतीश चंद्र की है मध्यकालीन भारत की, राम शरद की है ये प्राचीन भारत की क्लास 11th में, जिसमें कि आपको टोटल 20 चैप्टर मिल जाते हैं। इसके बाद क्लास 12th में आपके पुरानी एनसीईआरटी में विपिन चंद्रा को लिया गया है और ये क्लास 12 की है। ये 2 भाग है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आपके तीसरे भाग में 15 चैप्टर है संविधान के निर्माण तक। फिर पुरानी एनसीईआरटी है ये, जो कि इसमें आपको विपिन चंद्रा को शामिल किया गया है, आधुनिक भारत, जिसमें कि आपको पूरा हिस्ट्री यहाँ पे 1947 तक आपको ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरव्यू था इस बुक में। हम लोग शुरू करेंगे हमारे अतीत भाग फर्स्ट को, जिसमें कि हम लोग 6 चैप्टर को इसमें कवर करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो होगा, तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग 6 चैप्टर कवर करेंगे। और ये जैसे कि मैंने कहा कि आपको, अगर आप बिगनर हैं तो इसे पढ़ना शुरू ना करें, पहले आप बुक को जा कर के पढ़िए, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला चैप्टर, क्या, कब, कहाँ और कैसे। गेहूँ और जौ की फसलों का संदर्भ निम्नलिखित में से इन
गेहूं और जौ के फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन हैं और गेहूं और जौ के बारे में इसमें से क्या सही है वो आपको बतानी है। पहला कथन है, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले गेहूं और जौ ही शुरू हुआ था। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। नहीं, केवल पहला कथन सही है। अब आइए जानते हैं कि दूसरा कथन क्यों गलत है। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया था लगभग 8000 वर्ष पूर्व। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। कहाँ पे? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ध्यान रखिएगा, ना कि विंध्य क्षेत्रों में हुआ था। गेहूं और जौ उपजाने की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, हमेशा पूछता है फैक्ट वाले क्वेश्चन में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में इन कथनों पे विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। बिल्कुल सही है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। नहीं, ये गलत है, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आइए जानते हैं कि दूसरा कथन क्यों गलत है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई है। अब दूसरा कथन, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ना कि 5000 वर्ष पूर्व। सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए, फिर आंसर देखिए। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जिन लोगों ने भी एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ा होगा वो फटाफट आंसर कर रहे होंगे इसको। मगध। आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो कुछ विश्लेषण जान ले। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व। अगला, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाम की बात हो रही है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, लेकिन क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है, दोनों ही सही है। तो आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं इसको। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। उन्होंने इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो कि 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भारत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है। अगला, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडुलिपियों के संदर्भ में पहला कथन है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। अतीत में
हाथ से लिखी हुई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। हाँ, तो ये तो कहलाती थी, तो ये मतलब ये सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर दिया जाए। अगला है अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था, जो कि लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू, जिसका मतलब होता है हाथ से निकालना, मतलब मेन्यू से निकालना, जिसका अर्थ होता है हाथ। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द मेनू से निकला है, तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बिल्कुल लिखी जाती थी, ये भी सही है। इसका मतलब बचा एक लास्ट, तो वो ही गलत होगा। पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, जो कि केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ये गलत है। क्यों गलत है, आइए जानते हैं। क्योंकि पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई है। साथ ही ये पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, जिनमें कि संस्कृत ही नहीं, संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेखों के संदर्भ में, अब जहाँ पे नहीं वहाँ पे बोल देता है, तो उसके लिए आपको सारे स्टेटमेंट की जानकारी होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए क्या, जैसे कि मैंने बताया कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है आपके। तो अभिलेख की बात हो रही है। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख कहलाते हैं। केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, नहीं, ये गलत है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके और उनका पालन कर सके। हाँ, ये बिल्कुल सही है। पहले के कभी कभी शासक क्या करते थे, अन्य लोग जो थे वो अपने आदेशों को इस तरीके से उत्कीर्ण करवाते थे, लिखवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके। तो ऐसे लोग जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, वे अभिलेख कहलाते थे। ठीक है, अभिलेखों में राजाओं, रानियों और अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। अगला है, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख किन लिपियों में लिखा गया है? अशोक का कांधार से प्राप्त जो अभिलेख हुआ था वो किन लिपियों में लिखा गया था? यूनानी और अरामाइक लिपि में। ठीक है, यूनानी और अरामाइक। अशोक का कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। अगला, असर्शन रीजन। कथन है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। बिल्कुल सही है, जानी जाती हैं। कारण, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, लेकिन फिर भी व्याख्या जान लीजिए, क्योंकि हर चीज़ को जाननी चाहिए, भले कितनी बार पढ़े हो। तो ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ई का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी यानी एनो डोमिनी कहा जाता है। बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। बीपी का प्रयोग होता है बिफोर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, आगे अब आते हैं हम दूसरे चैप्टर पे। दूसरा जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी में क्लास 6 में, वो है आरंभिक मानव की खोज में। अब आरंभिक मानव की खोज में अच्छे से तो आपने पढ़ाई होगा किस तरीके से आरंभिक मानव की खोज हुई थी, आदि मानव की, कैसे कैसे उनका विकास हुआ था, कैसे कैसे खुद को उन्होंने डेवलप किया, क्या क्या उन्होंने खोजा। ठीक है, तो इस सारी चीज़ें तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही। हम लोग बस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? अब जहाँ पे नहीं होता है वहाँ लेंदी बना देता है वो क्वेश्चन को। अब सारे ऑप्शन की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो नहीं की बात हो रही है तो भीमबेटका भी है,
हुंसगी भी है, चिरांद नहीं है, कुरनूल गुफाएं हैं, चिरांद नहीं है, सही जवाब होगा चिरांद। ठीक है, क्यों होगा? भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य की आखेट व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों ही पूरा पाषाणिक पुरा स्थल हैं, जबकि चिरांद जो है, चिरांद नव पाषाणिक पुरा स्थल है, ध्यान रखिएगा। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुंसगी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे है और कुरनूल हुंसगी जो है वो तुंगभद्रा। प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। हुंसगी, ठीक है, हुंसगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से नव पाषाणिक पुरा स्थल हैं? मेहरगढ़, बुरजहोम, महागढ़ा, कोल्डिहवा, दाऊजली हेडिंग। कौन इसमें से नव पाषाणिक पुरा स्थल है? नव पाषाणिक पुरा स्थल, ये तो सारे ही लग रहे हैं, सारे ही है। मेहरगढ़ भी है, बुरजहोम भी है, महागढ़ा भी है, कोल्डिवा भी है, दाहोजली हेडिंग भी है। चलिए आइए पढ़ते हैं, सारे ही नवपाषाणिक पुरा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण कालीन, क्वेश्चन पूरा दिखना चाहिए। चलिए, पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संबंध में बात हो रही है। तो पहला कथन है कि पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान फैक्ट्री साइट्स कहलाता था, यानी उद्योग स्थल कहलाता था, बिल्कुल सही है। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को प्रेशर फ्लैकिंग यानी दबाव शल्क तकनीक कहा जाता था, बिल्कुल। उस टाइम पे दो निर्माण के लिए दो प्रक्रियाएं, दो तकनीक होती थी, एक प्रेशर फ्लैकिंग होता था और एक पत्थर से पत्थर टकराना होता था। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों सही है। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु दो तकनीकों का प्रयोग होता था। पहली तकनीक थी पत्थर से पत्थर टकराना, स्टोन टू स्टोन इम्पिंग, और इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़ करके दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके शल्क निकाले जाते थे। और दूसरा जो तकनीक था वो था दबाव शल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते थे। एक क्रोड जो है उसको क्या करते थे, एक स्थिर सतह पर उस पर रख देते थे, टिका देते थे, और इस क्रोड पर हड्डी या फिर पत्थर रख करके उस पर हथौड़ी नुमा जो पत्थर होता था उससे शल्क निकाले जाते थे। तो ये दो तकनीकें होती थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से मिले हैं? राख के साक्ष्य की बात हो रही है, तो ये कुरनूल गुफा से मिले थे। इसका साक्ष्य कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। अगला, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए बदलाव के संदर्भ में मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन में, तो पहला दिया है कि बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे, बिल्कुल सही है। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी, बिल्कुल सही। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, ये भी सही है। तीनों ही सही है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तीनों ही सही है कथन। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते थे, मेसोलिथ। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़ने लगे। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ और धान जो है वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे। लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया और फिर समय के साथ में इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, महापाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता है? मध्य, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल क्या दिया है और महापाषाण काल दिया है। तो महापाषाण काल इसमें नहीं आता है।
मानव सभ्यता के आरंभिक काल में यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, ठीक है, मेसोलिथिज्म, तो फिर तीनों में बांटा गया। और महापाषाण काल जो है वो दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है, ना कि ये काल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के रूप में बात हो रही है तो भीमबेटका जानी जाती थी। भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, और जबकि अजंता और बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की, मतलब ऐतिहासिक कालीन है। और अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। अमरावती जो दिया हुआ है ऑप्शन में, ये अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कि शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। ठीक, तो सही जवाब होगा भीमबेटका। मैच द कॉलम। अभी आपको ये काल किस समय से शुरुआत हुई, कब से कब तक था, ये आपको इसमें मैच करनी है। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व था। मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। महापाषाण काल 2500 वर्ष ईसा पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व नहीं, 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व। और उत्तर पाषाण काल शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, चलिए आइए कॉन्सेप्ट में समझिए। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। मध्य पाषाण का समय 12,000 वर्ष से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। उत्तर पाषाण काल यानी नवपाषाण काल की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से होती है। महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियों से है। इसका काल 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी अर्थात 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। क्या सीक्वेंस में इसको लगानी है? तो बतानी है कि इनमें से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथिक अथवा लघु पाषाण काल कहते हैं। माइक्रोलिथिक कहते हैं, तो माइक्रोलिथिक आपके मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल को कहते हैं। ठीक है, लगभग 1200 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता था, जिसमें कि इस काल में पाषाण जो है औजार, इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, माइक्रो, तो माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। आगे बढ़ते हैं। हुंसगी के संदर्भ में ये कथन दिया है, उस पर विचार कीजिए। हुंसगी के बारे में, हुंसगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सही है। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते हैं। नहीं, पहला केवल सही है, दूसरा क्यों गलत है उसे समझिए। हुंसगी कर्नाटक में स्थित पूरा पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। हुंसगी में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते हैं। ठीक है, बलुआ पत्थर से नहीं, चूना पत्थर से। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुतुरमुर्ग के साक्ष्य के संबंध में, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं? नहीं, गलत है ये। आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, ये भी गलत है। प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, ये सही है। चित्रांकन और मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं।
भारत में शुतुरमुर्ग के होने की प्राचीनतम प्रमाण पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पूरा स्थल जो कि महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ से मिले हैं। तो तीसरा सही था कि इनके अंडे के छिलके पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाने का प्रमाण भी मिलता है। हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडे के शेल राजस्थान के बूंदी से प्राप्त हुई है। राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं तीसरे चैप्टर पे। तीसरा चैप्टर है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। भोजन जब संग्रह हुआ, संग्रह से लेकर के उत्पादन तक के सारे स्टोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे कवर किया गया है। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता को बनाया गया सबसे पहले पालतू। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था उसका नाम वो कुत्ता था। और इनके बाद मनुष्य ने भेड़ व बकरी भी पालना शुरू किया, पालतू बनाया। अगला, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को की शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे पय्यमपल्ली है, हल्लूर है, महागड़ा है, गुफक्राल है, गुर्फकाल, बुर्जहोम है। ये पांचों है, पांचों सही है, पांचों से ही मिले हैं। नवपाषाणकालीन पूरा स्थल है ये पांचों स्थान। इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब ये है पूरा स्थल और ये है उनकी अवस्थिति। कौन सी पूरा स्थल की अवस्थिति कहाँ पे है ये आपको इसमें मैच करनी है। मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है। कोल्डीवा है उत्तर प्रदेश में। चिरांद है बिहार में। गुफ्रकाल है कश्मीर में। ठीक है, ये आपका सही मैच है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों में अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ सबसे निचले स्तर से मिली है। उसके बाद के स्तरों में भेड़ और बकरियाँ तथा उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिली हैं। इससे ये लगता है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे। इसके बाद कोल्डीवा जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में है, प्रयागराज में अवस्थित है। यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। चिरांद आपका आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है। यहाँ से गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। गुफ्रकाल आधुनिक कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूँ और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये युग्म है और बतानी है इसमें कि इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। अब जहाँ नहीं कर रहा है वहाँ से चीज़ें जो है वो लेंदी हो जाती है और आजकल तो ज़्यादातर नहीं ही पूछा जाता है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आप यही देखेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो महागड़ा उत्तर प्रदेश में है। बुर्जहोम कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। हल्लूर आंध्र प्रदेश में है, नहीं, हल्लूर आंध्र प्रदेश में नहीं है। पय्यमपल्ली तेलंगाना में नहीं है। पहला दूसरा दोनों मैच कर रहा है। महागड़ा जो है उत्तर प्रदेश में है और इस पूरा स्थल से चावल और मवेशी यानी मिट्टी पर खुरों के निशान के रूप में के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब कि मवेशी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के जो खुर होते हैं उनके निशान, मिट्टी पर उनके निशान मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि मवेशी रहते थे। बुर्जहोम वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के होने के साक्ष्य मिले हैं। हल्लूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, हल्लूर कर्नाटक में है, ना कि आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ से पुरातत्वविदों को ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर के साक्ष्य मिले हैं। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है, ना कि तेलंगाना में है। यहाँ से काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर के अवशेष पाए गए हैं। हल्लूर कर्नाटक और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में अवस्थित है, लेकिन एनसीईआरटी क्लास 6 में दोनों ही पूरा स्थल को आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया। इसलिए मुझे अभी कन्फ्यूज़न हो रहा था हल्लूर आंध्र प्रदेश को देख करके। क्लास 6 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं।
बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं, दोनों सही है। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पे आग जलाने की जगह ही थी। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, अगला, नवपाषाण युग के संदर्भ में ये जो कथन है उसमें से कौन सा नहीं है? नवपाषाण युग के संदर्भ में इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया, ये गलत है। इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चलाई जाती थी, बिल्कुल सही है। इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। ये चारों सही है, केवल ये गलत है, यानी पहला सही जवाब होगा। नवपाषाण युग में प्राप्त उपकरण पुरापाषाण युग से भिन्न है, इसी कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा गया है। इनमें से कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का निर्माण और प्रयोग भी होता था। चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो कि आज जो है हजारों सालों बाद भी प्रयोग में ये लाए जाते हैं मूसल। इस काल के पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिनका उपयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। फिर धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए भी करने लगे, और आज हम कितने विकसित हैं। अगला, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। हाँ, कारण है कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या है। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनना सीख लिया था, क्योंकि उस काल में कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य जो है वो सक्षम हो गए थे। अगला, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? मेहरगढ़ बोलन दर्रा के निकट स्थित है। कहाँ पे है? बोलन दर्रा। मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कथन है, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। हाँ बिल्कुल, और मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए जब कब्र जो खोदते थे उसमें रखते थे तो उसके साथ में सामान भी रख दिया करते थे, मतलब वो विश्वास करते थे पुनर्जन्म पे भी। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही स्पष्टीकरण है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ वो सामान भी रख जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसी कब्रें मिली हैं, उनका साक्ष्य मिला है। अगला, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवरों को मृतक के साथ में दफनाया जाता था? बकरी को दफनाया जाता था मृतक के साथ में। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ में एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। अगला, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर दाओजली हेडिंग स्थित है। दाओजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी प्राप्त होते हैं। काष्ठाश्म उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर के पत्थर बन गई है। यहाँ से मूसल और खरर जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दाओजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः इस पत्थर
ये पत्थर चीन से आया होगा। अगला, चताल-हुंग पुरास्थल के संदर्भ में जो कथन दिया है उस पर विचार कीजिए। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल युग तुर्की में है। सही है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सिपियाँ। ये भी सही है, दोनों ही कथन सही है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चौकोर और आयताकार घर के अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ वो स्थान है संभवतः जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मेहरगढ़ से ही चौकोर एवं आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। अब आते हैं अगले चैप्टर पे। चौथा चैप्टर है क्लास 6 के एनसीईआरटी में आरंभिक नगर। आरंभिक नगर कौन सी थी? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर इनमें से कौन सा है? सबसे पहले खोजा गया नगर है हड़प्पा। हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी लगभग 80 वर्ष पूर्व। पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहते हैं। इसीलिए इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से ये सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरास्थल इनमें से किस स्थान पे है? हड़प्पा पुरास्थल है पंजाब में, पाकिस्तान का पंजाब। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब के रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ली। इससे कई इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नगर के संबंध में, नगर की विशेषता के संबंध में, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। ये तो सही है, लेकिन सही नहीं पूछ रहा है। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वीय हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। बिल्कुल सही है ये। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। यह भी सही है। तो बचा चौथा, यही गलत होगा। इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। ये गलत है, क्योंकि ये गलत इसलिए है क्योंकि इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ईंट इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद भी उसकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिनाई की जाती थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया है। तो इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में ये जो कथन है इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बतानी है। पहला है कि इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये भी सही है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ये भी सही है। बचा चौथा, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी के छोटे नहरें निकाली गई थी। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस स्नानागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाले जाते थे। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करने आते थे। अगला, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में ये जो कथन है इसमें उसको विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगर कालीबंगा और लोथल से
अग्निकुंड मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए गए थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा नगर कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? सिंधु में प्राप्त हुए हैं, जो आधुनिक का पाकिस्तान, गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आधुनिक भारत। तो ये सारे से ही प्राप्त हुए हैं, सही जवाब होगा पाँचों। हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंधु प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बनाए गए थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना सीखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में नाले, घर और सड़कों का निर्माण जो है वो योजनाबद्ध तरीके से होता था, मतलब मैपिंग के तरीके से होता था, एक साथ किया जाता था। इन नगरों की ऐसे विशेषताओं के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे, ये तो सही है, 1 या 2 मंजिल के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ये भी सही है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो जाए, ये गलत है। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, तो गलत है केवल सी वाला। क्यों गलत है? नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके ज़रिए इसकी देखभाल की जा सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में विचार कीजिए। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करते थे, बिल्कुल सही। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, तीनों ही कथन सही है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेज करके दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी जो हैं वो व्यापार भी करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। शिल्पकार स्त्री या पुरुष अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था, गलत है ये। मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग होता था, ये सही है। पहला वाला गलत है। पहला वाला क्या बोल रहा था? कि बाटों को बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था, नहीं, क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चट पत्थर का प्रयोग होता था, चूना का नहीं होता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया जाता था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहनने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनने दिखाया गया है। हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिल्प के संबंध में सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, सही है।
तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, ये गलत है। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है। दूसरा क्यों गलत है? पुरातत्वविदों को अनेक चीज़ें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है। उनमें अधिकतर जो है पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुएं बनाई गई थी। इन प्राप्त चीज़ों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। वहीं आपके तांबे और कांसे से औजार और हथियार ही नहीं, गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे, इसलिए दूसरा गलत है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। ये विशेषज्ञ खास चीज़ें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे कि पत्थर तराशना, मटके चमकाना या मोहरों पर पच्ची कार्य करना। ये विशेषज्ञ ये खास चीज़ों के लिए इनको प्रशिक्षण लेते थे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए क्वेश्चन को इस तरीके से इस बुक में बनाई जाती है ताकि आप एग्ज़ाम में जब पेपर देखें तो ऐसा ना लगे कि इस टाइप का पैटर्न पहली बार हाथ लगा है। प्रैक्टिस बनी रहती है, इसलिए कहते हैं टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन टेस्ट जब देते हैं तभी मालूम चलता है कि कितने आप तैयार हैं। तो क्या बोल रहा है कि सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष हड़प्पा स्थल से, किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला है, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। सूत कताई का तो काम होता था। कारण दे रहा है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, तो ये इसका कारण सही नहीं दे रहा। दोनों ही सही है, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, लेकिन ये जो कथन है, कथन का ये कारण नहीं है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग के साक्ष्य मिले हैं, लाल रंग के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में विचार कीजिए। हड़प्पा काल में जो उपयोग की जाती थी, तो इस काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। बिल्कुल सही है, फेयंस से बनाए जाते थे। और इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं पे फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, दोनों ही सही है। हड़प्पा काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तनें बनाई जाती थी। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से बनाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिला करके उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, ठीक है, चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग जो है वो नीले या फिर हल्के समुद्री हरे होते थे। अगला, मैच द कॉलम। ये आयातित वस्तुएं हैं और ये आयात कहाँ से होती थी, किस स्थान से होती थी, ये आपको मैच करनी है। तांबा आयात होती थी आज के राजस्थान से, टीन होती थी अफ़गानिस्तान से, सोना गुजरात से, सोना कर्नाटक से। तांबा राजस्थान से, टीन अफ़गानिस्तान से, सोना कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। इस काल में टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। यहाँ सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में ये जो कथन है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? गांवों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? कृषक और चारवाहे गांवों में रहते थे, सही है।
हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, ये भी सही है। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, बिल्कुल सही है। तो बच्चा चौथा, ये गलत होगा। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था, ये गलत है। लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे। इनमें कृषक और चारवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों व दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग जुताई के लिए एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे तो नहीं बच पाए, लेकिन हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हुए हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की होगी, ऐसा केवल साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगला हड़प्पा संस्कृति की ये बस्ती है, हड़प्पा संस्कृति की, और ये जिस नदी पर इसकी अवस्थिति है। कौन सी संस्कृति, कौन सी बस्ती किस नदी पर स्थित है, ये आपको इसमें मैच करनी है। हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है, इसकी अवस्थिति है। मोहनजोदड़ो का सिंधु, कालीबंगा का घग्गर, लोथल का भोगवा, बिल्कुल सामने सामने है ये तो। हड़प्पा स्थल सिंधु की सहायक रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वहीं कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर और लोथल साबरमती की सहायक भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा है? गुजरात है। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर गुजरात के कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे बसा था। ध्यान रखिएगा, खदिर बेट के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। तो वो नगर कौन सा था? वो नगर था धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर था। कौन? धौलावीरा है। जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं पे धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा विशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेह मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते हैं। हड़प्पा का लोथल नगर किस राज्य में स्थित है? लोथल नगर गुजरात में स्थित है। लोथल नगर के संदर्भ में ये कथन है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? लोथल नगर के बारे में, ये गुजरात में माही नदी पर बसा हुआ है? नहीं, साबरमती नदी पर है ये लोथल। पहला गलत है। यहाँ एक बंदरगाह भी था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ पे मनके बनाने का काम होता था। तो केवल पहला गलत है, बाकी सारे ही सही हैं। लोथल साबरमती की नदी की एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सॉरी, साबरमती नहीं, इसकी सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, ना कि माही नदी के किनारे। यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ पे समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाज़ों पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। यहाँ पे एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरे और मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पे मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन मुद्रा या मुहर और मुहरबंदी के संदर्भ में विचार कीजिए। ये जो कथन दिए हुए हैं उस पे। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या फिर थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। मुहर का प्रयोग जो है वो सामान से भरे उन डिब्बों या फिर थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो कि एक जगह से दूसरी जगह में भेजे जाते थे। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता है? नहीं, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है।
हड़प्पाकालीन मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो कि एक जगह से दूसरी जगह में भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने के बाद उन्हें मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहर बंद अथवा मुद्रांकन कहते हैं। अगर छाप टूटी हुई नहीं मिली होती तो ये साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो इसलिए दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से सम्मिलित हैं? ये जो विद्वानों के द्वारा तर्क है इनमें से कौन सा शामिल है? पहला है नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, ये तीनों ही है, तीनों ही है। हड़प्पा के पतन के कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिया है, जिनमें कि नदियों का सूखना, ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरतों और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों की चारा ज़रूरतों के कारण जंगलों का विनाश और फिर शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, ये सारे ही कारण हैं, तीनों ही कारण शामिल हैं। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों की नई बस्तियों में जाकर के बस गए। इसके लगभग 1400 वर्ष बाद यानी लगभग 2500 वर्ष पूर्व नए नगर का विकास हुआ। अब आते हैं 5वें चैप्टर पे। क्लास 6 की एनसीईआरटी से 5वां चैप्टर है आपका क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, क्या बताती हैं हमें? वेद संख्या में 4 है। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेद में 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में दिए गए हैं। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही है। इसमें 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम वनस्पतियों के अधिपति हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में ये जो कथन है उस पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी? नहीं, गलत है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाती थी। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। उच्चारण और स्वरण किया जाता था, ये दोनों सही है। दूसरा और तीसरा, पहला गलत है। वैदिक प्रथाओं की रचना ऋषियों के द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों ने इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांट करके सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, ना कि केवल पुरुषों ने। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ। अगला है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? ऋग्वेद में सबसे कम हुआ है आपका गंगा का और यमुना का। गंगा और यमुना का सबसे कम हुआ है उल्लेख। बाकी आपकी सरस्वती, सिंधु और व्यास हैं। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियां व्यास, सतलज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ है, लेकिन गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। अब ये भाषा है, भाषा परिवार। ये भाषा है, इस भाषा से कौन से परिवार संबंधित है वो आपको इसमें मैच करनी है। संस्कृत, ये भारतीय भाषा परिवार है, भारत यूरोपीय कह सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय भाषा किसकी है? तिब्बत बर्मा भाषा परिवार है ये। मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार है और मध्य भारत की भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है। ठीक है। संस्कृत भाषा
भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं जैसे कि अंग्रेज़ी, फ़ारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे, जैसे कि मातृ संस्कृत भाषा और हिंदी में इसको माँ कहते हैं और अंग्रेज़ी में ये मदर है, मिलता जुलता। भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? पहला है, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। मवेशियों के लिए लड़े जाते थे, हाँ बिल्कुल सही बात है, मवेशियों के लिए होता था युद्ध। मेरी पालतू मवेशी या फिर आपकी हाँ ये पहला कथन सही है। लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, हाँ ज़मीन के लिए भी लड़ाई होती थी, मवेशी के लिए भी लड़ाई होता था। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा गया था, ये गलत है। इस काल में युद्धों के लिए कई स्थायी सेना नहीं होती थी, ये भी सही है, स्थायी सेना नहीं होती थी। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों, खास करके पुत्रों और फिर घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जाता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ भाग उसका हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में भी बांटा जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो कि बहादुर और कुशल योद्धा हो, उन लोगों को चुना जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, हाँ ये सही है। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूला करते थे, ये गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पुरोहित को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वैदिक काल के राजा ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे और ना ही उनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, उसकी शक्तियाँ सीमित थी। आभास होता है कि कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी अपने राजा को चुनती थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम ऋग्वेद में मिलता है? कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है? पुरु, जन या विष मिलता है, भरत जन या विष, युद्ध जन या विष, ये तीनों ही मिलते हैं। पुरु जन या विष मिलता है, भरत जन या विष, यदु जन या विष। ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों जन और विष का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द विष से ही निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दस्यु कहते थे।
आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या फिर दस्यु कहते थे। दस्यु वो लोग थे जो कि यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास और दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया था। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणी कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणी कब्रों की प्रथा के संदर्भ में विचार कीजिए। क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे, तो चलिए कथन की तरफ पहुंचते हैं। ये प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी? नहीं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं और कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, ये सही है। दूसरा सही है। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग भी बड़ा पाषाण पत्थर कहलाया। ये शिलाखंड दफन करने की, जहाँ पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए गए थे इसे। दूसरा वाला सही है। सही है। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण कहलाया। महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई है। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीरी में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। इस तरह की महापाषाणी कब्रों को ताबूत शवाधान यानी सिस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं? जमीन के भीतर की बात हो रही है। गोलाकार सजाए हुए पत्थर? नहीं। अकेला खड़ा हुआ पत्थर? नहीं। हाँ, गोलाकार भी था, और गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर। पत्थर के बड़े चबूतर नहीं होगा, ये दोनों सही है। चबूतरे नहीं होगा। तो सभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो कि जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी महापाषाणी कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, इस बर्तनों को किस नाम से जाना जाता है? काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से। काले रंग की उसमें चित्रकारी होती थी और लाल रंग की पेंटिंग होती थी। अगला प्रश्न है, महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में ये जो कथन है इसमें से कौन सा सही नहीं है? महापाषाणी कथन के संदर्भ में महापाषाणी कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है, ये सही है। कुछ महापाषाणी कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं, ये भी सही है। कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके, ये भी सही है। बचा चौथा, ये गलत है। क्या है? कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे कि डेथ होल के नाम से जाना जाता था। डी वाला गलत है आपका, बाकी सही है सारे। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, जो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कब्रों में ला करके दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता यानी बहुत बड़ा सा सुराख होता था जिसे पोर्ट होल कहते थे, ठीक है, ना कि डेथ होल। सॉरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां पे 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इनाम गांव घोर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है।
चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित होता था। अगला, तो 5 लेसन इसमें हम लोग कवर करते हैं। अब आगे के चैप्टर को हम लोग आगे के सेशन में कवर किया जाएगा।